गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जो भी जब भी इस वीडियो को जिस भी टाइम पे देख रहे हो उस हिसाब से एक और क्लास स्टार्ट करते हैं। फाइनल अकाउंट्स का क्लास है। 2 क्लास ऑलरेडी हो गया है। उसमें हम बेसिक्स बता चुके हैं फाइनल अकाउंट्स का। व्हाट इज फाइनल अकाउंट, क्यों बनाते हैं हम लोग, व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कितना पार्ट्स होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट क्या होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसा टाइप का आइटम जाता है, एंड सो ऑन। So all the basics have been covered in the previous classes. आज हम लोग एक स्टेप और आगे जाएंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि फाइनल अकाउंट्स बनाते समय एक्चुअली में कौन कौन सा अकाउंट कौन से पार्ट में जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में कौन सा अकाउंट कहाँ पे जाता है। ये सारा चीज हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। और उसको देखने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि फॉर्मेट एक बना के दिखाए और समझाए तुम लोगों को, ताकि तुम लोग को ज्यादा इजीली समझ में आ जाए। हल्का सा पहले रिकैप्चुलेट कर देते हैं कि फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली हम लोग को क्या क्या पढ़ना था। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट का 3 पार्ट था। एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट भी जिसको बोलते हैं, और एक था बैलेंस शीट। इसी ऑर्डर में हम लोग को इन सबको पढ़ना है। यानी कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पीएल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो फाइनल अकाउंट का 3 पार्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट को पहले हम लोग एक साथ देखेंगे और बैलेंस शीट को हम लोग बाद में अकेला देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेडिंग और पीएल का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट एकदम इजी है। जैसा कोई अकाउंट होता है वैसा ही ये भी एक अकाउंट है, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो लेजर में जो हम लोग देखे थे वही हम लोग का फॉर्मेट होगा, बस यहाँ पे डेट का कॉलम और जर्नल फोलियो का कॉलम नहीं रहेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होगा? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डॉट 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 डॉट, जो भी तुम्हारा ईयर रहेगा वो, और पेज को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करना है। पर्टिकुलर अमाउंट, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड के लिए। पर्टिकुलर अमाउंट तो एक हम लोग का डेबिट साइड है और एक हम लोग का क्रेडिट साइड है। जस्ट लाइक अ नॉर्मल अकाउंट, बस यहाँ पे डेट नहीं होता क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पे ही बनाते हैं। एक स्टेटमेंट होता है, ये एक ही दिन पे हम लोग बनाते हैं। तो वो डेट यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं यूज करते हैं। प्लस ये लेजर का पार्ट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे जर्नल फोलियो भी हम लोग नहीं बनाते हैं। बट इट इज एज इक्विवेलेंट एंड सेम एज एन अकाउंट एज इट कैन बी। तो बेसिकली ये भी एक अकाउंट है। बेसिकली हम लोग ये अकाउंट को यूज करते हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए। तो इसीलिए इसको अकाउंट फॉर्मेट में ही हम लोग बनाते हैं। अब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम लोग के लेवल पे इन दोनों को अलग अलग माना जाता है। यानी कि स्पेसिफिकली क्लास 10 का अगर हम बात करें तो क्लास 10 में इसको अलग अलग माना जाता है। बट लेटर क्लासेस में जाकर तुम लोग देखोगे कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा एक साथ बनाया जाता है। ऊपर में ही एक बार में हेडिंग दे दिया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे बिना कोई मार्जिन का, बिना कोई इसका कंटिन्यू हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट क्योंकि तुम लोग को ज्यादा सिंप्लीफाई करके पढ़ाना है स्कूल को, तो इसीलिए व्हाट दे डू इज दैट दे डिवाइड इट। यानी कि वैसा ही ट्रेडिंग अकाउंट की तरह एक और अकाउंट खुलवाता है जिसका नाम वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रखता है।
फॉर द ईयर एंडेड भी लिख सकते हो। तो बेसिकली बहुत बार क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट पूछ लेता है, या बहुत बार सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछ लेता है, क्योंकि अगर पूरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का अगर एक सम होगा तो वो बड़ा होगा, तो बहुत बार यूनिट टेस्ट के लिए और छोटा मोटा टेस्ट के लिए, क्लास टेस्ट के लिए इसको इस हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है ताकि इजीली तुम लोग को सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का भी क्वेश्चन पूछा जा सके और सिर्फ पीएल अकाउंट का भी क्वेश्चन पूछा जा सके। तो इसमें कोई घबराने वाला बात नहीं है कि सर तो अलग पढ़ाए या बाद में हम लोग कुछ अलग पढ़ रहे हैं। नॉर्मली प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ एक पेज में बनता है और बैलेंस शीट एक दूसरे पेज में बनता है। बट यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए तुम लोग को ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट का भी ये कर दिया गया है, डिवीजन कर दिया गया है तुम लोग के लिए, ताकि तुम लोग ज्यादा अच्छे से उसको समझ सको और तुम लोग से सेपरेटली क्वेश्चन भी पूछा जा सके। यहां तक तो हो गया फॉर्मेट का बात। फॉर्मेट भी एकदम सेम होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट पीएल अकाउंट का। बैलेंस शीट का फॉर्मेट का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब जब फॉर्मेट का बात हो ही गया है तो नेक्स्ट आ जाते हैं आइटम्स पे, यानी कि क्या क्या अकाउंट इसके अंदर जाता है। तो क्योंकि ये फॉर्मेट है, एक प्रोफोर्मा हम बना रहे हैं, तो तुम लोग को हम कुछ एग्जांपल्स देके दिखा रहे हैं कि क्या क्या आइटम जाता है। बट अगर तुम लोग को लास्ट क्लास याद होगा तो तुम लोग को ये चीज याद होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाता है। क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के हमेशा डायरेक्ट इनकम जाता है और यहां पे हमेशा इनडायरेक्ट पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमेशा इनडायरेक्ट इनकम जाता है। तो ये चार चीज हम लास्ट डे भी बता चुके हैं। अब यहां पे कौन कौन सा आइटम जाएगा इसको भी पहचानने का एक तरीका हम लास्ट डे तुम लोग को बताए थे। तुम लोग को अगर याद नहीं होगा तो तुम लोग एक बार रिकैप्चुलेट करो और नोट्स खोलकर तुम लोग देख सकता है। याद करो, गोल्डन रूल्स में तीन तरीके का अकाउंट होता है, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। याद करो, हम तुम लोग को बताए हुए हैं कि रियल और पर्सनल अकाउंट कभी भी ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता है। वो दोनों हमेशा, उन दोनों टाइप का जो अकाउंट रहता है वो हमेशा बैलेंस शीट में जाता है, तो उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। सारा का सारा नॉमिनल अकाउंट यहां पे जाता है, यानी कि सारा का सारा नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या पार्ट आता था? डेबिट हम लोग करते थे सारा इनकम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, और क्रेडिट करते थे सारा इनकम्स एंड गेन्स को। तो सारा इनकम, गेन्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस यहां पे जाएगा। यानी कि ये चार जगह में से 1, 2, 3 एंड 4, इन चार पार्ट में से कहीं ना किसी ना किसी एक पार्ट में हर नॉमिनल अकाउंट जाएगा ही जाएगा। ये चीज हम लोग को समझ में आ गया। ओके, अब तुम लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट कहां जाएगा? तो उसके लिए सबसे पहले तो एक गाइडिंग फैक्टर यही है कि सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पे जाएगा, सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पे जाएगा, सारा का सारा डायरेक्ट इनकम यहां पे जाएगा और इनडायरेक्ट इनकम यहां पे जाएगा। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लोचा क्या है, हम वो तुम लोग को समझाते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? सिंपली स्पीकिंग, बहुत ज्यादा डिटेल्ड डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, तुम लोग के सिलेबस में भी नहीं है, उसका एक बहुत ज्यादा डिटेल्ड डेफिनेशन भी होता है, बट डिटेल्ड डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ तुम लोग इतना समझ लो, डायरेक्ट उस चीज को बोलते हैं जो कि प्रोडक्ट में डायरेक्टली हम लोग को दिखता है। यानी कि अगर मेरा बिजनेस, सपोज मान लो शर्ट बेचने का मेरा बिजनेस है, तो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन सा एक्सपेंसेस होगा? वो सारा एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली मेरा प्रोडक्ट पे दिखता है। जैसे कि अगर तुम किसी से शर्ट खरीद रहे हो तो तुमको ऑब्वियसली ये चीज दिख रहा है कि वो शर्ट को बनाने के लिए कपड़ा लगा है, उस शर्ट को बनाने के लिए बटन लगा है, उस शर्ट को बनाने के लिए सूता लगा है, उस शर्ट को बनाने के लिए कोई कारीगर होगा, टेलर जिसको बोलते हैं, वो उस शर्ट को सिलाई किया है तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा। वो सारे एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली हमको पता चल रहा है कि उस शर्ट को देख के ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये पैसा तो इसमें लगा ही लगा है, वैसा तरह का एक्सपेंसेस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं।
अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब यह है कि ऐसे एक्सपेंसेस जिसको देखकर डायरेक्टली पता ना चल सके कि किसी प्रोडक्ट को देखकर अगर डायरेक्टली पता ना चल सके कि उसमें वैसा टाइप का खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि कस्टमर को डायरेक्टली पता नहीं चलेगा बट वो एक्चुअली में खर्चा हुआ हुआ रहता है, वैसे खर्चों को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। सर इसका एक एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल देकर बताते हैं। सपोज मान लो तुम लोग को मालूम होगा टैक्सेस का। सपोज हम मेरा सेम शर्ट का अगर दुकान है, हमको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स जो हम देते हैं, ध्यान से सोचो, वो एक तरीके से मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों है? क्योंकि क्या शर्ट को देखकर कोई बता सकता है कि टैक्स दिया है या नहीं दिया है, या दिया है तो कितना दिया है? एक शर्ट को देखकर साफ साफ समझ में आता है कि हाँ यार इसमें तो इतना कपड़ा लगा ही है, इतना पैसा तो खर्चा हुआ ही होगा। उसको हम लोग रॉ मटेरियल्स बोलते हैं। अभी हम वो अकाउंट भी दिखाएंगे तुम लोग को। उसको रॉ मटेरियल्स बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल में कुछ खर्चा हुआ है, लेबर वेजेस बोलते हैं। जो कारीगर को सिलाई किया उसको जो सैलरी दे रहे हैं या वेजेस दे रहे हैं, स्पेसिफिकली वेजेस होता है, उसको हम लोग वहां पे डालते हैं। तो ये सारा जो चीज है, इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं। बट जो हम लोग को डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हम लोग एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते प्रोडक्ट से, उन सारे एक्सपेंसेस को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। जिसका एक एग्जांपल हम दिए जैसे कि टैक्सेस। उसका एक और एग्जांपल ले लो, रेंट। रेंट फॉर एग्जांपल, क्या अगर हम शर्ट खरीद रहे हैं तो हम क्या डायरेक्टली रिलेट कर पाएंगे कि जिस जगह से हम शर्ट खरीद रहे हैं उसका रेंट पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जिससे भी हम खरीद रहे हैं वो आदमी उस जगह का रेंट पे कर रहा है या नहीं कर रहा है? हो सकता है कि वो जगह उसी का हो, वही उधर का ओनर हो, तो क्या वो खुद को रेंट पे करेगा? नहीं। तो ये सारा जो एक्सपेंसेस होता है, जैसे कि रेंट हो गया, टैक्सेस हो गया, फिर तुम्हारा लाइसेंस फीस हो गया, लीगल चार्जेस हो गया, और भी बहुत सारा चार्जेस होता है जैसे कि कैरेज कैरेज पेड, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड, ये सारा जो होता है। सपोज माल लाने के लिए हमको जो पैसा खर्चा करना पड़ा, माल भेजने के लिए जो खर्चा करना पड़ा, एडवर्टीजमेंट का सारा खर्चा, सपोज मान लो बैनर्स लगवाए या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कुछ किए, चैरिटी में कुछ दिए, या ऐसा ही तरीके का और भी बहुत सारा आइटम्स होता है। अभी सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। रॉयल्टी हो गया, पावर, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। क्या शर्ट को देख के कोई बता सकता है कि उसके पीछे कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ है? हुआ जरूर है। ऑब्वियसली हम लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी लगता है, शर्ट बनाने में इलेक्ट्रिसिटी लगता है। जहां पे भी शर्ट बना रहा होगा वो लोग अंधेरे में बैठकर काम नहीं कर रहा होगा। तो ये बात श्योर है कि शर्ट लगता जरूर है, बट सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी लगता जरूर है शर्ट को बनाने में, बट हम लोग उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। डायरेक्टली हम लोग को दिख नहीं रहा है। जब हम लोग को वो शर्ट बेच रहा है तो हम लोग को कपड़ा, लेबर, फिर पैकेजिंग का चार्जेस, ये सारा जो चार्जेस है, फैक्ट्री से रिलेटेड जो चार्जेस है, वो सारा चार्जेस हम लोग को डायरेक्टली दिखता है। उन सारे को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, हम लोग डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट में डालते हैं। वैसे ही दो पार्ट होता है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम में। डायरेक्ट इनकम बहुत कम है। डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या है कि जो पैसा हम डायरेक्टली कमाए हैं और हम वही पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। हम इसी एग्जांपल में फर्दर ऑन इलेबोरेट करते हैं। जैसे कि अगर हम शर्ट बेचने का व्यापारी है, हम एक शर्ट बेचने का बिजनेस करते हैं अगर, तो शर्ट बेचने से सेल्स का जो पैसा मेरे पास आया है उसको हम डायरेक्ट इनकम बोलेंगे। सेल्स को हम लोग डायरेक्ट इनकम में हमेशा डालते हैं। यहाँ पे बेसिकली दो ही आइटम आता है, एक सेल्स आता है और एक क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्लोजिंग स्टॉक भी मेरा एक तरीके से इनकम होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि डायरेक्ट इनकम में सिर्फ और सिर्फ सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक रहता है। डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या है? जो इनकम हम एक्चुअली में डायरेक्टली कमाने के लिए बैठे हैं, तो सेल्स ही मेरा सबसे डायरेक्ट इनकम का सोर्स रहता है। तो उस हिसाब से इनडायरेक्ट इनकम का एग्जाम्पल क्या है सर, आप वो हमको बताइए। हम बता रहे हैं कुछ कुछ गेन्स या इनकम्स मेरे को इनडायरेक्टली भी होता है। हम बिजनेस डायरेक्टली वैसा तरह का इनकम को पाने के लिए नहीं खोले थे, बट मेरे को सब्सिक्वेंटली कुछ कुछ फायदा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिस्काउंट रिसीव्ड। सपोज मान लो हम जब पेमेंट करने गए तो हमको कुछ डिस्काउंट मिला।
₹200 का सामान हम जब परचेज किए थे, जब हम पेमेंट करने गए, वो मेरे से सिर्फ ₹180 लिया, तो ₹20 का मेरे को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। तो वो चीज मेरा यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम में जाने का मतलब क्या है उसका, कि हम जब बिजनेस खोले थे तो हम ये नहीं सोचे थे कि हम डिस्काउंट से ही पैसा कमाएंगे, बट सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया कि मेरे को वो डिस्काउंट मिल गया और मेरा एक तरीके से वो प्रॉफिट हो गया, मेरा इनकम हो गया। तो दीज आर ऑल इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या है, एक ऐसा इनकम जो बिजनेस में सब्सिक्वेंटली मिल जाता है, बट वी हैव नॉट स्टार्टेड द बिजनेस solely for the purpose of gaining those types of income. So indirect incomes are those incomes which we do not expect in the normal course of business. यानी कि नॉर्मली बिजनेस करते समय हम लोग डायरेक्ट इनकम कमाना चाहते हैं, इनडायरेक्ट इनकम नहीं कमाना चाहते हैं। डिस्काउंट रिसीव के अलावा और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि तुम लोग खुद से भी सोच सकता है, एक दो तो तुम लोग को भी मालूम होना चाहिए, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड हो सकता है, रेंट रिसीव्ड हो सकता है। हम जब बिजनेस करते हैं तो कभी भी रेंट रिसीव जो करते हैं, रेंट के लिए बिजनेस कोई भी नहीं करता है। बट सपोज मान लो मेरा बहुत बड़ा जगह है, थोड़ा सा जगह हम बिजनेस का ही जगह किसी और को रेंट पे दे दिया है, उससे भी हम पैसा कमा रहे हैं, तो वो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो मेन सोर्स ऑफ इनकम रहता है वो डायरेक्ट इनकम होता है, जो नॉन मेन सोर्स ऑफ इनकम रहता है वो इनडायरेक्ट इनकम में जाता है। तो होप सो ये चीज समझ में आया होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पार्ट होता है इसका। तुम लोग इतना ही लिख सकते हो, एक बार इतना ही लिखने के बाद वापस से ऐसा ही फॉर्मेट बना लो और उसमें हम एक बार डिस्कस कर ओके चलो। तो यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों एक साथ देखेंगे, बैलेंस शीट को बाद में देखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट रियल एग्जाम्पल में कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। तुम लोग के बुक में थोड़ा अलग आइटम्स दिया हुआ है या फिर उसका सीक्वेंस चेंज किया हुआ है, बट होता ऐसा ही है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में सारा का सारा ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है, यानी कि इस साइड में सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है। तो ये सारा का सारा आइटम जो हम लोग देख रहे हैं, ये सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट हम लोग का जो क्रेडिट साइड रहता है, उस तरफ हम लोग देखते हैं कि सारा का सारा आइटम डायरेक्ट इनकम्स रहता है, यानी कि कोर बिजनेस से होने वाला इनकम जो कि है सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तुम लोग के लेवल पे एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक यूजुअली नहीं दिया हुआ रहता है। तुम लोग के ट्रायल बैलेंस में एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय थेफ्ट एंड सो ऑन। तो उन सबको यूजुअली नहीं दिया जाता है तुम लोग के लेवल पे, बट फिर भी इस वाले फॉर्मेट में वो दिया हुआ है। तुम लोग चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, इसको नॉन एग्जिस्टेंट समझ लो। तो इसी तरीके का कुछ ट्रेडिंग अकाउंट रहता है। डेबिट साइड में सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में सारा का सारा डायरेक्ट इनकम। क्या क्या आइटम्स रहता है उसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं हम लोग और समझ लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक रहता है, यानी कि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है वो इस साल हम लोग का आकर ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। नेक्स्ट परचेजेस लेस रिटर्न्स रहता है। परचेजेस लेस रिटर्न्स का मतलब क्या है कि सपोज साल भर में मेरा ट्रायल बैलेंस में अगर दिया हुआ है कि हम परचेज किए 1000 रुपीज का, और परचेज रिटर्न्स या रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोलते हैं उसको, अगर वो मेरा 200 रुपए का है, तो 200 रुपए उसमें से माइनस करके आउटर कॉलम में हम लोग उसको सिर्फ 800 ही लिखेंगे। तो मेरा एक्चुअल परचेजेस, नेट परचेजेस भी जिसको बोलते हैं NET, नेट परचेजेस, उसको हम लोग 800 ही लिखेंगे। तो ये हो गया नेट परचेजेस। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तुम लोग के बुक में सीक्वेंस अलग है और बहुत जगह अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कि वेजेस, नीचे वेजेस अलग से भी दिया हुआ है। वेजेस एंड सैलरीज अगर दिया हुआ है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। सिर्फ वेजेस दिया हुआ है तो तुम उसको डायरेक्ट एक्सपेंस भी मान सकते हो। डायरेक्ट एक्सपेंस में और भी बहुत कुछ आता है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, इंपोर्ट ड्यूटी, गैस एंड फ्यूल। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ नहीं भी दिया हुआ है, बट वो तुम लोग को समझना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जैसे कि सपोज मान लो अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम है मेरा,
हम आदमी लोग को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं। आई एम अ ट्रेडर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स रहता है, जैसे कि यहाँ कोलकाता में सीईएससी होता है, वो लोग इलेक्ट्रिसिटी बेचता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उन लोग को पावर लगता है, गैस लगता है, फ्यूल लगता है। तो वो सब भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी किससे बनता है? डायरेक्टली हम लोग को मालूम है कि गैस, फ्यूल या फिर कोल को जलाकर, तो वो सारा चीज भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है। तो अगर गैस एंड फ्यूल रहता है तो वो भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय क्या होता है? एक तरीके का टैक्स होता है, जो कि फॉरेन से अगर तुम इंपोर्ट करते हो तो वो तुमको देना पड़ता है। डॉक चार्जेस हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया, देन कस्टम्स ड्यूटी हो गया, पावर एंड फ्यूल हो गया। ये सारा चीज ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को डालना रहता है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में क्या क्या आ रहा है? फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज, अगर रेंट है, फैक्ट्री का रेंट है या इंश्योरेंस है फैक्ट्री का, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज, एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस अगर होता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से होने वाला इनकम होता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। तो ये हम लोग देख लिए ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। हम चाहेंगे कि तुम लोग अगर हो सके तो वीडियो एक बार पॉज करके पूरा का पूरा फॉर्मेट उतार लो और अपने बुक से भी एक बार मैच कर लो। ये फॉर्मेट अच्छे से तुम लोग को याद रखना है, हालांकि रटना नहीं है, इसको समझ के करना है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही आइटम्स आए, कोई भी नया आइटम भी आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस वर्क ऑफ फैक्ट्री, ये अगर लिख दिया तो हम लोग को साफ समझ जाना है कि ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो ये भी यहीं पे जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के। कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस है या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मेरा इनकम है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। होप सो यहां तक तुम लोग को समझ में आया होगा। ये बात हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या होता है। उसका आइटम्स थोड़ा ज्यादा होता है, तो एक सेकेंड, ये आ गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ ऐसा दिखता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आइटम जाता है अगर तुम लोग को याद होगा तो इस तरफ सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाता है और इस तरफ सारा का सारा इनडायरेक्ट इनकम जाता है। यानी कि कोर बिजनेस से होने वाला इनकम नहीं, सब्सिडियरी इनकम जो रहता है, यानी कि हम बिजनेस एक्चुअली में अगर सपोज मान लो हम कपड़ा बेचने का बिजनेस किए हैं तो सेल्स से जो मेरा आ रहा है वो मेरा डायरेक्ट इनकम है। बट सपोज मान लो हम कुछ कस्टमर्स अपने पास वाले दुकान को दे दिए और उससे कुछ कमीशन ले लिए, तो क्या हम उस कमीशन के लिए ही दुकान खोले थे अपना? नहीं, तो वो मेरा सब्सिडियरी इनकम है। बस ऐसे ही वो इनकम हो जाता है, हम उसी इनकम के लिए एक्चुअली में दुकान या बिजनेस खोलकर नहीं बैठे हैं। तो वैसा तरह का सारा इनकम यहां पे आता है। ध्यान से देखो, तुम लोग देख सकते हो, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन अर्न, इंटरेस्ट अर्न, बैड डेट्स रिकवर्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड्स ऑन शेयर्स, मिसलेनियस इनकम, नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। तो ये सारा जो आइटम है ये हम लोग यहां पे लिखते हैं, जो कि होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड। तो ये सारा आइटम्स भी हम चाहेंगे कि तुम लोग अगर वीडियो को पॉज करो और कॉपी में अच्छे से उसको नोट डाउन करो। तो यहां पे हम लोग का क्या क्या आइटम्स आता है हम एक बार रीड कर देते हैं। ध्यान देना, एक यहां पे कुछ कुछ ट्रिकी चीज रहता है, जैसे कि वेजेस अगर हम लोग बोलते हैं तो वेजेस यूजुअली फैक्ट्रीज में जो वर्कर लोग काम करता है उन लोग को जो पैसा मिलता है उसको यूजुअली वेजेस बोला जाता है। अब सैलरीज क्या होता है, ध्यान से देखो, यहां पे सैलरीज, बहुत जन बोलेगा वेजेस और सैलरीज तो सेम होता है, बट वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और ध्यान देना, नोट भी कर सकते हो तुम लोग, वेजेस जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और सैलरीज जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि सैलरीज यूजुअली ऑफिस में काम करने वाले आदमी लोग को देते हैं। सपोज मान लो फैक्ट्री से दूर मेरा कोई ऑफिस है जहां पे सारा अकाउंट का काम और जो भी मैनेजमेंट का काम है वहां पे होता है, उधर पे जो आदमी लोग रहता है वो लोग जो काम करता है उन लोग को वेजेस नहीं दिया जाता है, वो लोग को सैलरीज दिया जाता है। सैलरीज यूजुअली मेंटल वर्क के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं, वेजेस यूजुअली जो फिजिकल वर्क किया जाता है उसके लिए देते हैं। तो ये याद रखना डिफरेंस कि वेजेस हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, और सैलरीज जो होता है वो
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट, रेंट्स, रेट्स एंड टैक्सेस। ये जो रेंट है, आप ध्यान देखना, यहां पे भी बहुत जन कंफ्यूज होता है स्टूडेंट लोग का, क्योंकि कंसेप्ट नहीं रहता, वो लोग रट कर चला जाता है। अगर सपोज मान लो लिख दिया है वर्ड फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जा रहा है, क्योंकि फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक टर्म है। बट अगर सिर्फ रेंट दिया हुआ है तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी कि जो पेंसिल, पेन और पेपर वेपर लगता है वो सब चीज। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, किसी को पोस्ट कर रहे हैं, पोस्टिंग के लिए कुछ पैसा दे रहे हैं। ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, टेलीफोन का एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर यहां पे भी देखो, बहुत बार होता है कंफ्यूज करने के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम देता है और एक जगह लिख देता है फैक्ट्री इंश्योरेंस। तो फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी आइटम अगर रहता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, बट सिर्फ अगर इंश्योरेंस दिया हुआ है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। बिजनेस प्रमोशनल एक्सपेंसेस, इसी का दूसरा नाम होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस तो ये भी यहीं पे जाता है। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, डेप्रिसिएशन, टू इंटरेस्ट गिवन या इंटरेस्ट एडवांस्ड। तो जो इंटरेस्ट मेरे पास से चला जाता है, सपोज मान लो लोन का कोई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेड भी जिसको बोलते हैं, तो वो हम लोग का यहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब छोटा मोटा जो भी पेटी एक्सपेंसेस रहता है, कुछ चाय नाश्ता कर लिए या कभी कुछ खाना था खा लिए या कहीं छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट का खर्चा कर दिए, तो वो सारा चीज सन्ड्री एक्सपेंसेस में जाता है। कन्वेयंस, कन्वेयंस मतलब कहीं पे आने जाने का खर्चा। बैंक चार्जेस, चैरिटी, ऑफिस एक्सपेंसेस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, लाइसेंस फी, ब्रोकरेज, कार रनिंग। ध्यान से देखो, ये सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कोई भी बिजनेस अगर कर रहा है तो सपोज मान लो अगर हमको शर्ट खरीदना है, तो उस शर्ट में जो मटेरियल लगा है, बटन लगा है, जो लेबर लगा है, जो फैक्ट्री में पावर लगा है, ये सारा उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। बट उसको बेचने के लिए हम कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किए, उसको लाने ले जाने का खर्चा किए, कन्वेयंस दिए, तो ये सारा जो चीज है ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। कार रनिंग मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट, कमीशन। ये कमीशन यहां पे दिया हुआ नहीं है, बट ये एक्चुअली में कमीशन पेड है, जो कमीशन हम पे किए हैं। यहां पे देखो, यहां पे एक और कमीशन है, हम ब्लू से लिखते हैं, ध्यान से देखो, ये है कमीशन रिसीव्ड या कमीशन अर्नड। तो कमीशन अर्नड इज डिफरेंट फ्रॉम कमीशन रिसीव्ड। एडवर्टाइजमेंट, फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, ये सारा का सारा हम लोग का जो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। वहीं पे अगर हम लोग बोले कि हम लोग का इनडायरेक्ट इनकम क्या क्या होता है, बहुत सारा होता है। सपोज मान लो हम कहीं किसी को रेंट पे अपना जगह दे दिया एक्स्ट्रा, तो रेंट मिल रहा है मेरे को, वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम है। डिस्काउंट कोई रिसीव कर लिए, कमीशन अर्न कर लिए, इंटरेस्ट रिसीव कर लिए एंड सो ऑन। बैड डेट्स रिकवर्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर, मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम मतलब इधर उधर से कुछ भी अगर इनकम हुआ है, सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि क्या होता है, कैसे बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर में तुम लोग को फॉर्मेट भी दिख रहा है, एकदम नॉर्मल लेजर अकाउंट, किसी भी अकाउंट का जो फॉर्मेट रहता है वही होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर में लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। बस यहाँ पे डेट और जर्नल फोलियो का कोई जगह नहीं रहता है। अब एक और चीज जो बताना है वो है बैलेंसिंग। जैसे कि हर अकाउंट का बैलेंसिंग होता है, वैसे ही ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी बैलेंसिंग होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का अलग बैलेंसिंग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अलग बैलेंसिंग होता है। ओके, तो यहां तक हम लोग को पूरा फॉर्मेट पता चल गया है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम्स जाता है वो पता चल गया है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या जाता है, क्रेडिट साइड में क्या जाता है वो पता चल गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या जाता है वो पता चल गया है। अब क्योंकि हम लोग देख ही रहे हैं कि ये एक अकाउंट है, तो ऑब्वियसली जैसे कि लेजर वाले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे, अकाउंट का यहाँ पे भी बैलेंसिंग होगा। पहले हम बताते हैं क्या बैलेंसिंग होगा और क्या थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे नॉर्मल बैलेंसिंग से। वहां पे हम लोग डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड कर देते थे,
बट यहाँ पे हम लोग वो नहीं करेंगे, हम लोग कुछ और नाम से इसको जानते हैं बैलेंसिंग को। और उसके बाद हम बताएंगे कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो तुम लोग ये चीज देख लो, हम कुछ मार्क कर रहे हैं, ध्यान से देखो। लास्ट में दो आइटम दिया हुआ है, एक है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट और एक है ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। सबसे पहला बात तो ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएगा, ये क्योंकि फॉर्मेट है इसलिए यहां पे दोनों दिया हुआ है। ध्यान से देखो, यहां पे स्टार मार्क देकर लिखा भी हुआ है कि ईदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस शैल अपीयर, यानी कि दोनों कभी एक साथ नहीं आ सकता, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। अब ये आता कैसे है, हम लोग नॉर्मली एकदम बैलेंसिंग करेंगे, हम लोग को समझ में आ जाएगा। सपोज मान लो यहां से लेकर यहां तक का आइटम का टोटल है तुम्हारा 2000 रुपया, और यहां से लेकर यहां तक का आइटम का टोटल है मेरा सपोज मान लो 1300 रुपीज। तो हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि मेरा जो क्रेडिट साइड है वो छोटा है, तो मेरा कैरी फॉरवर्ड जो है वो यहां पे आएगा। तो बेसिकली हम लोग जो बैलेंसिंग के समय बाई बैलेंस सीडी करते थे, उसको यहां पे ग्रॉस लॉस के नाम से हम लोग लिखते हैं। तो अगर मेरा क्रेडिट साइड छोटा आता है, यानी कि मेरा एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा है, ध्यान से देखो टोटल मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2000 का है और इनकम सिर्फ और सिर्फ 1300 का है। तो जब अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा आता है, यानी कि डेबिट साइड बड़ा होता है और क्रेडिट साइड छोटा रहता है, तो हम लोग यहां पे बाई बैलेंस सीडी नहीं लिखते हैं, उसके जगह पे बस हम लोग नाम चेंज कर देते हैं बाई ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। और यहां पे जो भी मेरा बैलेंसिंग फिगर रहता है, यानी कि 700, 2000 माइनस 1300, 700 यहां पे फॉर एग्जांपल लिख देंगे और यहां पे हम लोग टोटल बैठा देंगे 2000 रुपया। तो इस तरीके से बैलेंसिंग होता है। अब इसी का ठीक उल्टा केस हम लोग देख सकते हैं। सपोज मान लो मेरा जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में छोटा आता है और क्रेडिट साइड में बड़ा आता है। सेम केस लेते हैं, सपोज मान लो मेरा यहां पे 1400 आया और यहां पे मेरा 2000 टोटल बैलेंस आया प्लस करने के बाद, तो मेरा टोटल तो 2000 ही रहेगा, बड़ा वाला ही रहेगा ऑब्वियसली। हम देख सकते हैं कि डेबिट साइड में 600 शॉर्ट है, यानी कि 2000 माइनस 1400, 600 शॉर्ट है, तो हम यहां पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल और 600 यहां पे डालकर लिख देंगे। अब इसी में एक और चीज करते हैं, जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है उसका बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है पीएल अकाउंट में। तो लास्ट में बेसिकली हमको यही चाहिए रहता है, एग्जाम में हम लोग को यही चीज निकालना है। क्यों निकालना है और इसका इंप्लीकेशंस क्या रहता है वो हम अभी बताएंगे, बट यही ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का ही मार्क्स रहता है। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दोनों में से जो भी आने वाला रहता है उसी को निकालने का मार्क्स रहता है। और जो मेरा यहां पे 600 आया है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं पीएल अकाउंट में। और ध्यान देना, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा डेबिट साइड में आएगा और ग्रॉस लॉस हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। अब जैसे कि बैलेंसिंग में हम लोग करते थे लेजर अकाउंट्स में, वैसे ही यहां पे भी जो हम लोग, ये दोनों तो सीडी था, ध्यान से सोचना, सीडी के जगह पे हम लोग ये लिखे हैं, सीडी के बाद हम लोग बीडी लिखते थे, बाई बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी। तो याद करो सीडी के हमेशा ऑपोजिट साइड में बीडी होता था, यहां पे भी एकदम सेम कंसेप्ट है और सीडी के ऑपोजिट साइड में बीडी हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ग्रॉस प्रॉफिट जो रहता है वो क्योंकि डेबिट साइड में आता है, तो जब वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान से देखो ये कहां से ट्रांसफर हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट से ही तो ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए इसको ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग लिखते हैं। तो बाई जीपी या ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हमेशा क्रिस क्रॉस हो जाता है, जिस तरफ सीडी रहता है उसके उल्टे तरफ बीडी हो जाता है, और इस तरफ अगर ग्रॉस लॉस आया रहता है तो वो इस साइड से इस तरफ आ जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया गया है। तो अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है सपोज मान लो 600 रुपया, तो वो इस तरफ आ जाएगा, या मेरा पिछले एग्जांपल में मेरा ग्रॉस लॉस आया था 700 रुपया का, तो वो इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ ग्रॉस लॉस आता है और वो ट्रांसफर होता है इस तरफ ग्रॉस प्रॉफिट आता है और वो ट्रांसफर होता है इस तरफ। और उसके बाद नॉर्मल हम लोग करते रहते हैं, जो भी हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है उसका एंट्री करते हैं और इनडायरेक्ट इनकम का एंट्री करते हैं। उसके बाद लास्ट में सेम यहां पे भी हम लोग बैलेंसिंग करते हैं।
और जो बैलेंसिंग करते हैं यहां पे, बट अब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस नहीं आता है, यहां पे अब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है। ध्यान से देखो, लास्ट में या तो नेट लॉस आता है या तो नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट हमेशा डेबिट साइड में आता है, यानी कि जब क्रेडिट साइड बड़ा हो और डेबिट साइड छोटा हो, यानी कि डेबिट साइड का टोटल इज लेस देन क्रेडिट साइड, तब मेरा नेट प्रॉफिट आता है। और अगर इसका ठीक उल्टा हो, यानी कि क्रेडिट साइड का अगर टोटल छोटा आता है और क्रेडिट साइड इज स्मॉलर देन डेबिट साइड, यानी कि डेबिट साइड इज लार्जर, तब हम लोग का नेट लॉस आता है। तो नॉर्मल बैलेंसिंग जैसे होता है वैसे ही हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। यहां पे भी एक सम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम करके दिखाएंगे, तो ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमको मालूम है अभी बहुत जन का क्लियर नहीं हो रहा होगा। जब हम एक लाइव एग्जांपल लेंगे, लाइव एक सम करके दिखाएंगे, तब तुम लोग को ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी एक बार फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए, समझाने के लिए हम ये चीज तुम लोग को बताए हैं। होप सो ये बैलेंसिंग वाला चीज भी तुम लोग को समझ में आया होगा। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होता है या नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है, उसमें डिफरेंस क्या है वो बता देते हैं। तो कुछ फॉर्मूलाज लिखवाएंगे, तुम लोग वो फॉर्मूलाज लिखो, तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस और नेट प्रॉफिट नेट लॉस। 3-4 फॉर्मूला लिख रहे हैं, वो फॉर्मूलाज लिखते जाओ। चलो एक काम करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को हम जीपी लिखते हैं, सबका शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं। जीपी, जीएल, जीपी मींस ग्रॉस प्रॉफिट, जीएल, और एक होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ध्यान देना, कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस दोनों ही नहीं आ सकता है, या तो इन दोनों में से कोई एक आएगा या तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस एक साथ नहीं आ सकता, या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस एक साथ नहीं आ सकता है। हां, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट लॉस आ सकता है, या ग्रॉस लॉस और नेट प्रॉफिट आ सकता है। दैट कैन हैपन। तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसका कुछ फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। फॉर्मूलाज लिख लो। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू डायरेक्ट इनकम माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा है, तुम लोग फुल फॉर्म लिखना। ग्रॉस लॉस इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस डायरेक्ट इनकम। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ग्रॉस लॉस। ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस दोनों नहीं होगा, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर ग्रॉस लॉस है, जीएल का मतलब ग्रॉस लॉस, तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट ऐड होता है और ग्रॉस लॉस माइनस होता है। नेक्स्ट, नेट लॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इनडायरेक्ट इनकम माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो माइनस होगा, ध्यान देना ये उल्टा हो जाता है। इसमें ऊपर में हम लोग प्लस किए थे, यहां पे हम लोग माइनस कर रहे हैं, प्लस ग्रॉस लॉस हो जाता है। अब इन चारों का मतलब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का मतलब सिंपल सा है, अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इनकम से हम लोग एक्सपेंसेस को माइनस कर दे तो जो हम लोग का वैल्यू आता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस से डायरेक्ट इनकम को माइनस कर दे। तुम लोग इसको रिलेट कर पाएगा और अच्छे से अगर हम तुम लोग को बचपन का एक चैप्टर याद दिलाए। याद करो, बचपन में हम लोग पढ़ते थे प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस रहता है, उस समय एक एक आर्टिकल के बारे में हम लोग बात करते थे। कोई एक चीज, सपोज एक एप्पल का एसपी क्या है, एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस क्या है, उस हिसाब से। बट एसपी अब हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक दुकान में हम लोग कोई एक प्रोडक्ट एक बार में सिर्फ नहीं बेचते, हम लोग बहुत सारा चीज बेचते हैं। तो वो सारा एसपी जो रहता है, ध्यान से देखो, वो एक तरीके से इनकम ही तो रहता है मेरा, तो वो एसपी को ही हम लोग इनकम बोल रहे हैं यहाँ पे। और कॉस्ट प्राइस यानी कि मेरा पहले कितना खर्चा हुआ है, यानी कि एक्सपेंसेस कितना हुआ था। तो एकदम सेम फॉर्मूला है। उस समय भी लॉस के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता था सीपी माइनस एसपी, तो एकदम सेम फॉर्मूला है। तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या होता है?
सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर से निकाला हुआ जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम लोग ग्रॉस में बोलते हैं। बट अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबको लेकर अगर हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं तो उस तरीके के प्रॉफिट को हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलते हैं। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ज्यादा वाइडर टर्म है, हम लोग बोल सकते हैं। वाइडर मतलब ये ज्यादा चीज को इंक्लूड करता है देन ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ये एक नैरो टर्म है। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस में सिर्फ डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को अकाउंट किया जाता है, लिया जाता है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर तरीके का आइटम को लिया जाता है, यानी कि डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी लिया जाता है, जिससे कि ध्यान से देखो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है, और इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी लिया जाता है। ध्यान से देखो तो नेट प्रॉफिट में सब कुछ ले लिया जाता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो अभी सब कुछ समझा दिए हैं, बेसिक हम लोग का क्लैरिटी आ गया है, हम लोग फॉर्मेट कर चुके हैं, हम लोग सारा मीनिंग देख चुके हैं, कौन कौन सा अकाउंट कहां पे जाता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड फॉर्मेट के साथ देख चुके हैं, ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग बता दिए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे बैलेंसिंग करते हैं हम वो भी समझा दिए हैं, किस तरीके से हम लोग बीडीसीडी से उसको ये कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस का फॉर्मूलाज लिखवा दिए हैं। अब अभी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के मन में कुछ कुछ डाउट्स हो, जब एक्चुअल में सम्स करवाएंगे, पूरा का पूरा एक दो सम्स हम करवाएंगे, उस समय बाद बाकी सारा का सारा जो डाउट्स है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम लोग खुद से नहीं करके देख रहा है। तो एक बार अच्छे से रिवीजन करो इतना सारा क्लासेस को, और नेक्स्ट क्लास में बाद बाकी सारा डाउट्स क्लियर करते हैं। थैंक यू।